और कॉलेज अब अपनी अटकी पड़ी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करा सकेंगे। गृह मंत्रालय की इजाजत के बाद यूजीसी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की, जिसमें जुलाई में परीक्षाओं को कराने जैसी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को जरूरी बताते हुए इन्हें सितंबर के अंत तक कराने की इजाजत दी गई, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकेगी। कानपुर शूटआउट के बाद यूपी पुलिस ने कुख्यात अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस ने कई अपराधियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर इनकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त करना शुरू कर दिया। और इसी की झलक जिले के बादलपुर में दिखी, जहां 14 मुकदमे झेल रहे एक आपराधिक गैंग चलाने के आरोपी की बसें जब्त कर थाने के अहाते में खड़ी कर दी गईं। 2 बसें आप यहां पर देख सकते हैं। ये दोनों बसें एक बड़े अपराधी की है। इस अपराधी का नाम है चंद्रपाल। इसी तरह अपराधियों का संगठित गिरोह चलाने के आरोपी और 10 मुकदमों में फंसे राजेश चौहान की गाड़ी भी थाने के बाहर नजर आई। कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए यूपी पुलिस की कई टीमें इलाके में लगातार गश्त करती दिखी और ऐसी टीमों ने हत्या और रंगदारी के आरोपी अमित शर्मा और अरुण शर्मा जैसे आपराधिक गैंग चलाने वाले बदमाशों के प्लॉट कुर्क कर कार्रवाई के बोर्ड भी लगा डाले। अरुण शर्मा उर्फ सोनू शर्मा की ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से जो है गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस ने जब्त कर लिया है। यही नहीं, इन कुख्यात सरगनाओं के सुराग और उनकी संपत्तियों की निशानदेही के लिए पुलिस के अफसर और जवान गांव-गांव घूमते नजर आए। पुलिस ने दावा किया कि अब तक कुछ अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और लगभग 11.5 करोड़ की इनकी संपत्तियां जो इन्होंने अपराध से अर्जित की हैं, उनको राज्य के हित में कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। कानपुर कांड के आरोपी और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की कई और नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ उसकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद विकास दुबे की कुछ और नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल होने लगी। इन तस्वीरों में वो समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे शिव कुमार बेरिया, कांग्रेस नेता राजा रामपाल और बीजेपी सांसद अशोक रावत के साथ नजर आया। बताया गया कि विकास दुबे की राजा रामपाल और अशोक रावत के साथ की ये तस्वीर उस समय की है जब वो बीएसपी में थे। इन तस्वीरों के अलावा विकास दुबे का साल 2017 का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो एक मामले में 2 बीजेपी विधायकों के उसके समर्थन में पैरवी करने की बात कहता नजर आया। दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? जैसे हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए। विकास दुबे का ये वीडियो वायरल होते ही बीजेपी के दोनों विधायक भगवती सागर और अभिजीत सिंह सांगा का बयान आया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनका विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं है और उसने खुद को बचाने के लिए झूठ बोला था। ये सरकार का संरक्षण प्राप्त करने की कोशिश में भी रहता है। ये ऐसा आभा मंडल बनाता है, ऐसा वातावरण बनाता है जिससे समाज को ये महसूस हो कि ये बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है। फर्जी वायरल जारी कर दे कोई और अपराधी इतना बड़ा अपराधी है, वो तो किसी का लाभ देने के लिए किसी का भी नाम दे सकता है। मैंने तो कभी उसकी मदद नहीं की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने पुलिस चौकी पर बम फेंक दिया। आतंकियों के इस हमले में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। आतंकियों के हमले के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। अनलॉक 2 में कुछ पर्यटन स्थलों को छोड़ देश के बाकी सभी ऐतिहासिक इमारतों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। करीब 4 महीने पहले कोरोना के खतरे की वजह से इन इमारतों को बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही नए नियमों के तहत इन पर्यटन स्थलों को खोला गया, कई लोग वहां घूमने पहुंच गए, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से भी आई, जहां कुछ लोग एंट्री गेट के पास लगे बोर्ड पर QR कोड को स्कैन कर टिकट खरीदते दिखे। मकबरे के अंदर जाने से पहले उन्हें कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ा। उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया, उसके बाद उनके शरीर का तापमान मापा गया। लोग एक दूसरे से तय दूरी पर खड़े हो सकें, इसके लिए वहां घेरा भी बनाया गया। अंदर भी जब आप मकबरे में घूमने जाएंगे तो वहां पर एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अंदर भी गार्ड मौजूद हैं जो आपको एक जगह पर ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने देंगे। करीब 4 महीने बाद पर्यटन स्थलों के खुलने पर लोगों ने भी खुशी जाहिर की। हम आए हैं पर घर पे रह रह के जी बोर हो गए थे, कई दिनों बाद घूमने का मौका मिला।
केरल के पतनमथिट्टा में एक आदमी होम क्वारंटीन से भाग निकला। बताया गया कि पत्नी से झगड़ा होने के बाद वो घर से भागा, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी उसे पकड़ने पहुंचे। लेकिन जैसे ही उसने पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों को देखा, वो भागने लगा। सड़क पर कुछ दूर भागने के बाद स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस वालों ने उसे घेरकर दोबारा पकड़ लिया, लेकिन वो उनकी पकड़ से निकलने में फिर कामयाब हो गया। काफी देर तक शहर की एक अहम सड़क पर पीपीई किट पहने स्वास्थ्यकर्मी उसका पीछा करते रहे। कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया गया और स्वास्थ्य कर्मियों ने उसके पैर बांध दिए ताकि वो भाग ना पाए। फिर स्ट्रेचर पर उसे जबरन लिटाया गया और एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। सऊदी अरब से लौटे इस शख्स को घर में ही क्वारंटीन किया गया था। जापान के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हो गए। लगातार बारिश की वजह से इस इलाके में बहने वाली नदियां उफान पर आ गई और उनका पानी किनारे तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई इलाके तो पूरी तरह पानी में डूबे दिखाई दिए। सैलाब में कई पुल भी बह गए। सड़कों पर कई फीट पानी भरने से वहां खड़ी गाड़ियां डूब गईं। कई गाड़ियों की तो सिर्फ छतें ही नजर आईं। सामने आई एक तस्वीर में एक रेलवे स्टेशन में पानी भरा नजर आया। पटरियों पर पानी भरने की वजह से वहां से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। बाढ़ के अलावा जमीन खिसकने से भी वहां भारी नुकसान हुआ। मलबे की चपेट में आने से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। संपर्क कटने से लोग जहां तहां फंस गए। खतरे को देखते हुए हजारों लोगों को इलाका खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए। कानपुर मुठभेड़ मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तरफ से एक चिट्ठी जारी करते हुए इस पूरी घटना के पीछे बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया। ये चिट्ठी उन्हें मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी देवेंद्र कुमार मिश्र के घर वालों ने दी और उनकी तरफ से इस चिट्ठी को दिखाया भी गया। ये चिट्ठी शहीद देवेंद्र कुमार मिश्र ने घटना से पहले वहां के एसएसपी रहे अनंत देव को लिखी, जिसमें उन्होंने चौबेपुर थाने के एसएचओ विनय तिवारी और कुख्यात बदमाश विकास दुबे के बीच मिलीभगत के आरोप लगाए थे। विनय तिवारी को ही इस पूरे मामले में पुलिस की मुखबिरी के शक से में निलंबित किया गया है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद शहीद देवेंद्र कुमार मिश्र की बेटी ने बदला लेने की बात भी कही। जिन्होंने ऐसा किया है मेरे डैडी के साथ, वो अब हम बदला लेना चाहते हैं। पंजाब के मोहाली में ऑनलाइन गेम पबजी के चक्कर में बच्चों ने लाखों रुपए गंवा दिए। वहां पिछले एक हफ्ते में 2 मामले सामने आए, जिनमें ऑनलाइन गेम पबजी के चक्कर में एक बच्चे के साथ 16 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, जबकि दूसरे बच्चे से 3 लाख रुपए की ठगी हुई। इन बच्चों ने बताया कि गेम के अलग अलग लेवल पर जाने के लिए उनसे पैसों की मांग की गई, जिसे पूरा करने के लिए एक बच्चे ने अपने पिता और दूसरे बच्चे ने अपने दादा के अकाउंट की डिटेल शेयर कर दी और उन्हें लाखों रुपए का चूना लग गया, जिसके बाद बच्चों के परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की और पूरे मामले की जांच शुरू की गई। बट इसमें तो ਅਸੀਂ तो यही रिक्वेस्ट करांगे कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੀ ਖੇਲ ਰਹੇ। टाइम टू टाइम ਤੁਸੀਂ बीच-बीच में ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देख लेना चाहिए। क्रिकेट मैचों के आयोजन पर बीसीसीआई की एक बैठक होगी। बीसीसीआई की 17 जुलाई को एक बैठक होगी, जिसमें आईपीएल और रणजी मैचों के आयोजन पर चर्चा हो सकती है। आईसीएमआर ने देश में अब तक करीब 1 करोड़ कोरोना वायरस टेस्ट पूरे होने का दावा किया। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कई निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में नर्सों को पीपीई किट नहीं दिए जाने का आरोप लगाया गया। इस याचिका पर कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। न्यूयॉर्क में 2001 में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में बनाए गए मेमोरियल को खोल दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। दिल्ली के नरेला में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूट के मामले में एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। राजस्थान के बाड़मेर में आसमानी बिजली गिरने से करीब 20 बकरियों की मौत हो गई। असम के गुवाहाटी में लागू लॉकडाउन की वजह से वहां सावन के पहले सोमवार पर मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थल बंद रहे। We will go by government instructions on religious functions. जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल ने वहां एक आतंकी को ढेर कर दिया। आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, फिलहाल स्थिति क्या है? अभी भी मुठभेड़ है? कितने आतंकी अभी और हैं? देखिए अर्पिता, लगातार जो है ऑपरेशन जारी है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि रात के दौरान कॉल एंड सर्च ऑपरेशन गुस्सू विलेज में हो गया था, जो पुलवामा का एरिया है, और वहाँ पे ये जो मुठभेड़ हुई थी, इनिशियल फायरिंग में एक मिलिटेंट मारा गया था और साथ ही
जो मिलिटेंटों ने पहले फायरिंग की सुरक्षा बलों पे जब वो कॉर्डन लॉन्च कर रहे थे तो उसमें आर्मी का एक जवान घायल हो गया था और साथ ही जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के एसओजी का एक जवान जो है वो घायल हो गया था और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया और बताया जा रहा है कि वहाँ 92 बेस हॉस्पिटल जो है आर्मी का, वहाँ पे आर्मी का जवान जो है जख्मों की ताब न लगाकर चल बसा है। अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है और साथ ही जो वहाँ पे एनकाउंटर है, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन, वो लगातार जारी है और तलाश की जा रही है कि कुछ मिलिटेंट अगर और वहाँ पे थे तो उनकी तलाश लगातार जारी है। लेकिन अभी कुछ टाइम से फायरिंग का सिलसिला जो है वो रुका पड़ा है, लेकिन अभी और आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस के लोग वहाँ पे लाए गए और कॉर्डन को एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि मिलिटेंट जो है कहीं से भाग ना जाएं। अर्पिता, रिफत, ये जो इलाका जहाँ पर ये मुठभेड़ चल रही है, ये इलाका कैसा है? क्या ये रिहायशी इलाका है? कहीं मकान में छिपे हैं ये आतंकी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको मालूम है कि खासतौर से साउथ कश्मीर जो है संवेदनशील इलाका माना जाता है और खासतौर से पुलवामा जो है वहाँ पे काफ़ी सारे एनकाउंटर्स अभी तक हुए हैं। आपको मालूम है कि जितने भी जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर हुए इस साल 1 जनवरी से लेके अभी तक, उसमें तकरीबन 122 मिलिटेंट जो है अभी तक मारे गए हैं और एक महीना जो था सबसे ज़्यादा उसमें मिलिटेंट मारे गए, जो जून का महीना गुजरा उसमें तकरीबन 40 मिलिटेंट मारे गए अलग अलग एनकाउंटर्स में। उसमें ज़्यादा मिलिटेंटों की तादाद जो है वो साउथ कश्मीर से थी और शोपियां डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मिलिटेंट मारे गए और मिलिटेंटों का तादाद ज़्यादा जो थी उनकी वो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक़ रखते थे। तो इसी तरीके से आपको मालूम है कि बिजबिहारा में जो है कुछ दिन पहले एनकाउंटर हुआ, वहाँ पे भी कुछ मिलिटेंट मारे गए। तो लगातार कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस के बाद एनकाउंटर शुरू हो जाता है और काफ़ी सारे मिलिटेंट अभी तक मारे जा चुके हैं। रिफत, नजर बनाए रखिएगा। इधर बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस साल शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा पर जैश हमला कर सकता है। पुलवामा हमले की तरह जैश के आतंकी इस हमले को अंजाम दे सकते हैं, जिसके लिए कार में आईईडी के जरिए आत्मघाती हमले की साजिश रची गई है। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए एक ही रूट खोला गया है और सूत्रों के मुताबिक बालटाल रूट पर जैश हमले की साजिश रच रहा है। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, ये किस तरीके की साजिश दरअसल आतंकी रचते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हाल ही के दिनों में ये देखा गया है आईईडी का इस्तेमाल आतंकी द्वारा किया गया है। तो जो खुफिया एजेंसी को इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक आईईडी के जरिए जो आतंकी हैं वो हमला कर सकते हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान। क्योंकि पहले ऐसा होता रहा है कि 2 रूट होते थे, लेकिन इस साल सिर्फ एक ही रूट खोला गया है। तो एक रूट पर ही उनका आतंकियों ने हमला करने की योजना बनाई है, ऐसा इनपुट मिला है। तो इसको देखते हुए तमाम सुरक्षा एजेंसियों को, सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है और उस हिसाब से रणनीति पर काम चल रहा है। जी, उधर लद्दाख में एलएसी तक सेना के आसानी से पहुंचने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड टाइम में 3 पुल तैयार किए हैं। लद्दाख के नीमू इलाके में ये तीनों ब्रिज नेशनल हाईवे 1 पर बनाए गए। बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन के मुताबिक ये तीनों पुल पूर्वी लद्दाख में एलएसी को राज्य के दूसरे हिस्से जोड़ने में मदद करेंगे। चीन से तनाव के समय ये तीनों पुल सेना को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों तक पहुंचने में मदद करेंगे। पहले इस इलाके में बने पुल पर केवल 24 टन वजनी गाड़ियां ही गुजर सकती थीं, लेकिन अब जो 3 पुल बनकर तैयार हुए हैं उनसे 70 टन तक वजनी भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ किसी भी तरह की गाड़ियों को आने जाने में आसानी होगी। बीआरओ के मुताबिक सेना के कहने पर उसने 3 महीने में ही ये तीनों पुल तैयार किए हैं। It can take the 24 tons and it is not capable of taking the all sorts of loads of the army and civil. Now we have made, as per the request of the army, the 50-meter long steel superstructure through type bridge, which is now capable of carrying any sort of load. It's a class 70R load. It can take any sort of load to the LOC, to the forward posts. तो खास बात ये भी है कि पहले इस इलाके में बने पुल पर केवल 24 टन वजनी गाड़ियां ही गुजर सकती थी, लेकिन अब ये जो पुल बना है इसकी वजह से अब 70 किलो वजनी टन भी इससे जा सकता है। कुल मिलाकर लद्दाख में ये 3 पुल जो बनाए गए हैं इससे अब बहुत आसानी होने वाली है। पाकिस्तान को फिर सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है, जिसके बाद वो अब चीन की मदद ले रहा है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि पीओके में पाकिस्तान ने चीन में बने रडारों को 20 जगहों पर लगाया है और इन रडारों को लगाने में चीन के इंजीनियर्स पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, जो पीओके में एलओसी को पास बने बेस कैंप में डेरा डाले हुए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान समेत कई जगहों पर हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन टावर लगाए, जिससे भारतीय सेना के मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। बताया गया कि चीन के इंजीनियर्स पाकिस्तान की सेना को
ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम देश की वायु सीमा की रक्षा करने के लिए होते हैं। इसीलिए पाकिस्तान अब इन्हें POJ और गिलगित बाल्टिस्तान में भी डिप्लॉय कर रहा है, ताकि भारतीय वायुसेना से खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे की वार्निंग उनको मिल सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन इस वक्त जुड़ चुके हैं। पवन, POK में पाक सेना जो है रडार लगा रही है, आखिर फिर पाकिस्तानी सेना को भारत का डर सताने लगा है? पाकिस्तान को हमेशा डर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है, आतंकियों की घुसपैठ कर रहा है, कश्मीर और जम्मू में आतंकियों को अलग अलग रास्तों से भेजने की कोशिश कर रहा है, तो उसे ये डर सताता रहेगा कि भारतीय सेना फिर POK में कोई बड़ी कार्रवाई न कर दे। यही वजह है कि इस समय LOC के पास जितना भी POK का इलाका है, उन इलाकों में चीन से बने हुए एयर डिफेंस सिस्टम का जो पूरा इक्विपमेंट है वो लाए गए हैं, जिसमें रडार भी शामिल हैं। वो इस समय इंस्टॉल किए जा रहे हैं POK अलग अलग सेक्टरों में। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, लगभग 20 के करीब ऐसी लोकेशन है यहाँ पर रडारों को लगाया जा रहा है। जी पवन, पाकिस्तान किन किन इलाकों में दरअसल ये रडार लगा रहा है और क्या क्या तैयारी POK में पाकिस्तान की सेना चीन की मदद से कर रही है? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि पाकिस्तान इस समय कश्मीर के उस पार, जो उड़ी के उस पार का इलाका है, जिसमें नीलम वैली, लीपा घाटी, इन इलाकों में, और ख़ास करके पुंछ के उस पार मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और जो मेंढर का उस पार का इलाका है, कोटली, समानी, इन इलाकों में ज़्यादा वो टावर लगा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि भारतीय सेना अगर कहीं फिर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो वो इन्हीं इलाकों से POK में एंटर होगी। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने अब चाइना की मदद से जो रडार सिस्टम है वो यहाँ पर लगाना शुरू किए हैं। मुजफ्फराबाद का इलाका है, ठोठा है, चिनारी, पनासी इलाका है, तोता गली है, महबूब गली है, इन सभी जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, इन इलाकों में उन्होंने अपना रडार सिस्टम फिट किया है, ताकि जो भी भारतीय वायुसेना की अगर इस तरफ कोई कार्रवाई उसके लिए तैयार की जाती है तो उनको पहले से पता चल सके। ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो चाइना से आया हुआ है, और चाइना के जो इंजीनियर हैं वो इस समय गिलगित बाल्टिस्तान, स्कर्दू का जो इलाका है, LOC का जो बिल्कुल उस पार का POK का इलाका है, इन सभी इलाकों में जो चाइनी इंजीनियर हैं वो पाकिस्तान की, चाइना के जो अफसर हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं इन रडार के बारे में, टावर्स के बारे में, और जो भी सिस्टम वहां पर लगाया जा रहा है उसके बारे में एक बड़ी तैयारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है LOC के ऊपर। जी पवन, ये पाकिस्तान LOC पर ड्रोन और हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन टावर क्यों लगा रहा है? देखिए, ये भी एक उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि जो ड्रोन्स इस समय पाकिस्तानी सेना के पास हैं वो हाई अल्टीट्यूड इलाके में काम नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि चाइना से उन्होंने नए ड्रोन्स खरीदे हैं जो हाई अल्टीट्यूड इलाकों में काम कर सकते हैं। खास करके गिलगित बाल्टिस्तान, स्कर्दू का जो एरिया है, जहाँ फिर लीपा वैली है, नीलम घाटी है, उन इलाकों में उसके लिए ड्रोन्स जो है वो नए खरीदे गए हैं। और जो फ्रिक्वेंसी टावर्स हैं, हाई फ्रिक्वेंसी टावर्स जो हैं वो भी इसी का एक हिस्सा है, ताकि इस पार के संदेश हैं, जो कम्युनिकेशन होगा जो आपस में एजेंसीज का, जहाँ फिर एयर डिफेंस सिस्टम का, जहाँ फिर भारतीय सेना का, उसको कैच कर सके। यही कारण है कि इन पूरे इलाकों में हाई फ्रिक्वेंसी टावर भी साथ साथ इंस्टॉल किए जा रहे हैं रडार के साथ साथ, क्योंकि 3-4 कंपोनेंट होते हैं पूरे इसमें सिस्टम के। उसी सिस्टम में 2 बड़े मुख्य जो होते हैं वो रडार होते हैं और साथ में हाई फ्रिक्वेंसी टावर होते हैं। लेकिन जो ड्रोन हैं वो इसलिए खरीदे गए हैं और इन इलाकों में उनकी तैनाती इसलिए की जा रही है कि जो हाई अल्टीट्यूड का इलाका है, उन इलाकों में नए ड्रोन जो है वो पाकिस्तान चीन से बने हुए हैं, उन्हें लेकर आया है, ताकि पूरी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। उधर कानपुर मुठभेड़ की जांच के दौरान वहां के SSP ने चौबेपुर थाने में 10 नए सिपाहियों को तैनात किया। आरोप है कि वहां के पुराने पुलिस वालों ने विकास दुबे पर दबिश की मुखबरी की थी, इसीलिए 10 नए सिपाहियों को पुलिस लाइन से भेजकर चौबेपुर थाने में तैनात किया गया। मुखबरी के शक में चौबेपुर थाने में पुलिसकर्मियों से पूछताछ भी जारी है। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, कितने पुलिसकर्मी हैं जिनसे अभी पूछताछ हो रही है? जो कानपुर में एनकाउंटर हुआ था उसमें 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद ये बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं पुलिस की जबरदस्ती चाहिए हो गया आंध्र प्रदेश के तिरुपति में खुदाई करने वाली मशीन के जरिए एक कोरोना मरीज के शव को दफनाया गया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने दावा किया कि परिवार से बातचीत के बाद ही इस तरह दफनाने का फैसला लिया गया और सामने आई तस्वीरों में PPE किट पहने कुछ लोग
खुदाई करने वाली मशीन के जरिए कोरोना मरीज के शव को दफनाते नजर आए। प्रशासन की लापरवाही सामने आने के बाद अधिकारी ने सफाई दी और बताया कि शव का वजन ज्यादा होने की वजह से अंतिम संस्कार में मुश्किल हो रही थी। साथ ही प्रशासन ने ये भी दावा किया कि परिवार से पूछकर ही खुदाई मशीन से इस शव को दफनाया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर के छात्रों के लिए 10 जुलाई से होने वाली ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा का विरोध किया। छात्रों ने दावा किया कि कुछ दिन पहले जो मॉक टेस्ट हुए उनमें इतनी तकनीकी खामियां मिली जिसने परीक्षा के इस तरीके की पोल खोल दी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई टीचरों ने भी परीक्षा के इस तरीके को भेदभाव वाला बताया। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्र तो ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ छात्र विरोध कर रहे हैं। इन छात्रों ने यूनिवर्सिटी के फैसले के खिलाफ कैंपस में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए कैंपस की दीवारों पर नारे लिख डाले। प्रदर्शनकारियों ने ओपन बुक परीक्षा को रद्द कर सभी छात्रों को प्रमोट करने की मांग की। इसको स्क्रैप किया जाए, 10% एडिशनल मार्क्स देके सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रमोट किया जाए। हालांकि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए पुलिस ने विरोध करने वाले छात्रों को रोका और उन्हें हिरासत में लेकर वहां से हटने को मजबूर कर दिया। लेकिन विरोध प्रदर्शन करने वालों को कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI का साथ मिला और NSUI के कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। छात्रों को प्रमोट करो। छात्रों के विरोध को DU के कई टीचर भी जायज ठहराते दिखे। एक प्रोफेसर ने दावा किया कि इंटरनेट की दिक्कतों और कोरोना के खतरे के बीच बिना किताब के गांव घर जा चुके छात्रों के लिए परीक्षा का ये तरीका भेदभाव से भरा है। जरूरत नहीं है इसका, अपने आप में गलत है क्योंकि स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट नहीं करती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ओवैसी की पार्टी AIMIM के एक नेता पर पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोप है कि कोरोना से ठीक होने के बाद AIMIM नेता ने रैली निकाली थी जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक उनके घर के बाहर जुटे दिखाई दिए। कोरोना खतरे के बाद भीड़ में शामिल लोगों ने कोई एहतियात नहीं बरती। AIMIM नेता को कोरोना हो गया था, जिनके ठीक होने की खुशी में समर्थकों ने पटाखे भी जलाए। कोरोना के खतरे के बावजूद भी वो गाड़ी में बैठकर भीड़ के बीच से रैली के लिए निकले। हालांकि इस रैली की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने AIMIM नेता समेत उनके 150 लोगों पर केस दर्ज किया। मेक्सिको के किंटाना रू में एक विमान हाईवे पर जलकर राख हो गया। इस जलते हुए विमान के पास एक ट्रक से 36.5 करोड़ के करीब 400 किलो कोकेन बरामद की गई, जिसके बाद शक जताया जा रहा है कि तस्कर प्लेन में सैकड़ों किलो ड्रग्स लेकर जा रहे थे। लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और घने जंगलों के बीच एक हाईवे पर विमान आग की लपटों में सुलगता नजर आया। कहीं हवाई जहाज में कोई विस्फोटक तो नहीं, इस आशंका में सेना का एक जवान बंदूक थामे कुछ मीटर दूर से ही उस पर नजरें गड़ाए दिखा। जलते प्लेन की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक भी रुक गया। बताया गया कि यह विमान दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की तरफ से आ रहा था, लेकिन जैसे ही यह मेक्सिको के आसमान में दाखिल हुआ, वहां की सेना के रडार पर आ गया। मेक्सिको वायुसेना ने प्लेन का पीछा करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद विमान हाईवे पर हादसे का शिकार नजर आया। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद विभाग बांटने में हो रही देरी पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरा। यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर वाले बयान पर निशाना साधा। अपने आप को टाइगर बताने वाले लोग काम करते हैं शियार जैसा। ये लोकतंत्र का चीरहरण है। ये आदमखोर लोकतंत्र के हत्यारों को जनता सबक सिखाएगी। लंदन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक ट्रैफिक सिग्नल के किनारे लगा पेड़ तेज हवाओं की वजह से उखड़कर गिर पड़ा। हादसा वहां की एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर हुआ, जहां वो पेड़ देखते ही देखते उखड़कर नीचे गिर पड़ा। इससे पहले कुछ लोग और गाड़ियां वहां से गुजरती हुई नजर आईं। इसी बीच सड़क के किनारे लगा वो पेड़ धीरे धीरे झुकने लगा और फिर अचानक सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा। हालांकि पेड़ के नीचे से गुजर रहे एक जोड़े ने तेजी से हटते हुए अपनी जान बचा ली, जबकि दूसरे लोगों को भी इस हादसे में कोई खास नुकसान नहीं हुआ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का एक वीडियो शेयर करके सरकार को कोरोना, नोटबंदी और GST के मामले पर घेरा। उन्होंने कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की बात करते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा और प्रधानमंत्री का कोरोना को 21 दिन में हराने वाला बयान शेयर किया। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भविष्य में कोरोना, नोटबंदी और GST से जुड़ी असफलताएं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अध्ययन का विषय होंगी। आज
कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। राहुल गांधी के पीएम पर किए गए हमले का बीजेपी ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको अपनी सोच सुधारने की नसीहत दी। तो इसमें नकारात्मकता और नेगेटिविटी चढ़ी हुई है। उसका तो एक ही रास्ता है कि कुछ मेडिटेशन वगैरह करें, कुछ योग करें, कुछ अच्छी सोच के साथ जो है वो करें, तो उनकी भी सेहत ठीक हो सकेगी और कांग्रेस की भी सेहत ठीक कर पाएंगे। अकाली दल ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर केंद्र की तरफ से भेजे गए राशन में धांधली का आरोप लगा दिया। अकाली दल का आरोप है कि लॉकडाउन लागू होने के बाद केंद्र की तरफ से गरीबों के लिए जो मुफ्त राशन पंजाब सरकार को दिया गया उसमें बड़े स्तर पर घोटाला हुआ। आरोप है कि यह राशन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए बंटवाया गया, जिससे गरीबों को उनका हिस्सा नहीं मिल सका। अकाली दल की तरफ से यह दावा भी किया गया कि अप्रैल महीने में पंजाब को मिले मुफ्त राशन का केवल कुछ ही हिस्सा गरीबों में पहुंच सका। हालांकि पंजाब की कांग्रेस सरकार की दलील है कि केंद्र की तरफ से भेजे गए राशन में किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई। ये एक बिल्कुल ही सरासर गलत इल्ज़ाम है और ये जो फिगर्स है हमारे पास 90% जो अनाज है ये बढ़ चुका है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया था और 10% जो रहता है वो भी प्रोसेस में है। हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% स्थान राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित होगा। इससे जुड़े अध्यादेश के प्रारूप को खट्टर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्राइवेट नौकरियों में 75% का अध्यादेश का मसौदा कैबिनेट में सामने रखा था, जिसके पास हो जाने के बाद ये फैसला लिया गया। दुष्यंत चौटाला की जननायक पार्टी जनता पार्टी ने चुनावों में मुख्य रूप से निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण दिलाने का वादा किया था। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक ट्वीट भी किया और लिखा कि युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन। हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो कदम सरकार उठाती है उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए और उन्होंने जो चुनाव में वादा किया था उसको पूरा किया है। इससे हरियाणा के युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा ही। नेपाल की घरेलू राजनीति में चीन का बढ़ता दखल साफ दिखने लगा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफा न देने पर अड़े हैं और लगातार उनकी ही पार्टी के नेता प्रचंड के साथ उनकी बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। प्रचंड ओली के इस्तीफे पर अड़े हैं और ओली इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। इस बीच नेपाल में चीन की राजदूत हाउ यांकी का किरदार इस पूरे घटनाक्रम में खुलकर सामने आ गया। चीन की राजदूत हाउ यांकी लगातार प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी बचाने में ताकत झोंक रही हैं और वो ओली के विरोधी प्रचंड से भी मुलाकात कर चुकी हैं। यहां तक कि वो नेपाल की सेना से भी लगातार संपर्क में है। सूत्रों का दावा है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के लगातार टलने के पीछे भी हाउ यांकी का ही दिमाग है। माना जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो सकता है और चीन किसी भी कीमत पर ओली की कुर्सी को बचाना चाहता है। हालांकि नेपाल में चल रहे सियासी खेल में बहुत कुछ अब ओली और प्रचंड की कल होने वाली मुलाकात पर टिका है। आयुष्मान खुराना की मस्ती करने का एक वीडियो वायरल हो गया। आयुष्मान खुराना का अपने भाई अपार शक्ति खुराना के साथ घर पर मस्ती करने का एक वीडियो वायरल हो गया। A for आटा, B for बाटा, C for चाटा, D for डाकू, पेट वाला चाकू, हाय मेरे बापू। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का 85वां जन्मदिन मनाया गया। कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद अपने दफ्तर पहुंचे नई दिल्ली जिले के डीसीपी ईश सिंघल का स्वागत किया गया। डीसीपी कोरोना वायरस के खतरे के बीच ड्यूटी करते हुए कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक कोरोना वायरस सेंटर में भर्ती कुछ मरीजों और डॉक्टरों के डांस का एक वीडियो वायरल हो गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश पर आधा दर्जन केस दर्ज है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की।
यूपी की शामली में भी पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें 15,000 के इनामी बदमाश को पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाश से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। गुजरात के कई जिलों में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से बाढ़ का संकट गंभीर हो गया। सौराष्ट्र के कई जिलों में तो बाढ़ ने खतरनाक रूप ले लिया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में प्रभावित जिलों के में बाढ़ का सितम बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ेगा। गिर सोमनाथ में तो भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क पहले ही टूट चुका है। ऊपर से रावल बांध का जलस्तर बढ़ने से कई नदियां उफान पर हैं। इनमें एक नदी के ऊपर से लोग जान जोखिम में डालकर गुजरते दिखे। पानी का बहाव तेज होने की वजह से लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ नदी को पार किया। देवभूमि द्वारका जिले में भी भारी बारिश और बाढ़ का असर दिखा। खंभालिया इलाके से आई एक तस्वीर में तो गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूबी नजर आईं। उफान पर बह रही एक नदी का पानी भी इलाके में घुस आया। सड़कों पर सैलाब बहते हुए देखा गया। लोगों के मकानों में भी घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया। देवभूमि द्वारका जिले के कई रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। देवभूमि द्वारका जिले के खंभाड़िया गांव में कल रात को 2 घंटे में 12 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई और उसी के चलते पूरा गांव में पानी घुस गया। मौसम विभाग ने बताया कि देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया इलाके में भारी बारिश के कई रिकॉर्ड टूट गए। खंभालिया में पिछले 24 घंटे में 434 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इसी तरह देवभूमि द्वारका जिले में 276 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। देवभूमि द्वारका देश का ऐसा दूसरा जिला रहा जहां सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र के जिलों में रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में भारी बारिश का सिलसिला अभी जारी रह सकता है, जिसे देखते हुए गिर सोमनाथ, पोरबंदर, देवभूमि द्वारका और राजकोट जिले में चेतावनी जारी की गई, जो बड़े खतरे की घंटी भी हो सकती है, क्योंकि इन जिलों में बारिश और बाढ़ ने पहले से कोहराम मचा रखा है। पोरबंदर के एक पहाड़ी इलाके में आए सैलाब ने तो काफी कुछ तहस नहस कर दिया। वहां बने एक मंदिर में भी पानी घुस आया। पानी के तेज बहाव के बीच कुछ लोगों ने मंदिर के पास रुककर ही अपनी जान बचाई। पोरबंदर में ये हालात मौसम विभाग की चेतावनी से पहले हैं। ऐसे ही हालात जूनागढ़ में भी बने हुए हैं, जहां कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। कहा जा रहा है कि वहां के मालबापा मंदिर में तो काफी साल बाद बाढ़ का पानी पहुंचा। जूनागढ़ में भी कई गांवों का संपर्क टूटने की खबर है। एक इलाके में तो उफान पर बह रही नदी के ऊपर बने पुल का हिस्सा टूटते हुए दिखा। पुल टूटने की वजह से सैकड़ों लोग प्रभावित इलाकों में फंसे रहे। जूनागढ़ के ओजत 2 बांध ने तो लोगों की मुश्किल काफी बढ़ा दी। बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद उसके 2 गेट खोल दिए गए। काफी देर तक बांध से पानी छोड़ा गया। कहा जा रहा है कि अगर अनुमान के मुताबिक अगले 48 घंटे गुजरात पर बारिश की आफत बनी रही तो बांध के दूसरे गेट भी खोले जा सकते हैं, जिससे नदियां खतरनाक रूप ले सकती हैं और बाढ़ का संकट भी गंभीर हो सकता है। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा इसलिए भी डरा रहा है क्योंकि डॉक्टर इन्हें कोरोना के लिए घातक बता रहे हैं। आने वाले दिनों में मानसून और ठंडक में ये वायरस का संक्रमण, यदि लोग बाग मास्क और का ध्यान नहीं रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का, तो ये वायरस का प्रकोप डेफिनेटली बढ़ सकता है।